यहाँ बैठ जाएगी ना। यहाँ बैठ जाओ ना, यहाँ बैठ जाओ। बैठ जाओ। अरे स्टूल पे बैठ जाओ, बैठो। कहाँ पे लाइव आवाज आ रही है? बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। कौन तो है? आवाज आ रही? बैठ जाओ ना, इसको ले लो, इस चेयर को ले लो। किससे आगे नहीं आना है, इससे आगे नहीं आना है, इससे आगे यहीं रहना है। बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया, लिखेंगे कैसे? यहाँ, हाँ। इधर नहीं आएंगे, है ना? यहाँ तक रहना है ना? ठीक है। और इधर तो कहाँ तक जा सकते हैं? यहाँ तक। अब इसी फ्रेम में रहना है। अच्छा, ठीक है। एलजेब्रा ठीक कर दिया? ले, हाँ ठीक है, लेने एलजेब्रा। पेन दो। अच्छा, उस स्लाइड कहाँ से खुलेगी? पीडीएफ है? आज वाली, हाँ। अच्छा, ये क्या है? क्वेश्चंस आ गए पहले। पहले लीनियर अलजेब्रा के दूसरी वाली कहाँ है जिसमें सिलेबस था? सबसे नीचे है। अच्छा, यहाँ से ऊपर। एक मिनट। यहाँ से कहाँ से आ रही है? अच्छा, यहाँ से आ रही है, 43 से। अच्छा ठीक है, पहले इसको शुरू करेंगे। अब इसको हटाना है तो कैसे हटेगी? ऐसे? चलो, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक। हाँ ठीक है, मैनेज कर लेंगे। अब थंबनेल पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे? इससे? फिर ऊपर ही जाना पड़ेगा, ओके। ओके, पहले के बाद फिर 43 पे जाएंगे सीधे, है ना? 43 के बाद फिर अपन फर्स्ट सेकंड पे आ जाएंगे। करें? ये हमारी बाउंड्री है, थर्ड वाली। ठीक है। हो गया शुरू? नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे लीनियर अलजेब्रा यूजीसी नेट के लिए किस तरह से यूजफुल है, और लीनियर अलजेब्रा की स्टडी हम कैसे करें। हाउ कैन वी स्टडी द लीनियर अलजेब्रा so that we can solve all the questions in UGC NET JRF and assistant professor exam conducted by MPPSC as well। लीनियर अलजेब्रा आप लोगों को लगता है आसान है, आप बीएससी में पढ़े हैं और एमएससी में कुछ पोर्शन रहता है, लेकिन इसका मैक्सिमम पोर्शन हम लोग बीएससी में पढ़ते हैं। एमएससी में कई यूनिवर्सिटीज में लीनियर अलजेब्रा का पेपर होता है, लेकिन कहीं में मॉडर्न अलजेब्रा का ही पेपर रहता है। पहले हम लोग समझेंगे, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारी रणनीति ये रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी? स्ट्रेटेजी ये रहेगी, पहले तो हम सिलेबस को समझें कि सिलेबस क्या है। बेसिकली सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर सिलेबस को समझने के बाद यह समझेंगे कि किस पोर्शन से, विच पोर्शन ऑफ द सिलेबस, विच पोर्शन या विच पार्ट ऑफ सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो सभी है, इंपॉर्टेंस डिसाइड कैसे करेंगे हम लोग? कैसे डिसाइड करेंगे ये इंपॉर्टेंट है? हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं और किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि हमको सिलेबस किस लेवल से पढ़ना है। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसा है। समझ गए बात को?
कि किस प्रकृति के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब लीनियर अलजेब्रा में इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर एक से ज्यादा कंसेप्ट्स हैं, उन दोनों को आपस में क्या है, इंटर या एप्लीकेशन पार्ट, ऐसे कह दीजिए, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द कंसेप्ट, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ कंसेप्ट्स, ये पूछा जा रहा है। तो इन सारे सवालों के जवाब अगर अपने को पता चल जाएंगे लीनियर अलजेब्रा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले हम सिलेबस देखेंगे और फिर देखेंगे इसकी स्टडी कैसे की जाए, किस किताब से इसको पढ़ा जाए और इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया, कैसे टैकल किया जाए। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो समझने की कोशिश करिए। समझने की कोशिश यह है कि पहले हम लोग सिलेबस देखने की कोशिश करते हैं और सिलेबस में देखते हैं कि सिलेबस में बेसिकली है क्या। सिलेबस के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि पुस्तक कौन सी पढ़नी है, फिर देखेंगे इनमें प्रकृति क्या है क्वेश्चंस की, कि जहां से सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था कि सिलेबस में हम लोग लीनियर अलजेब्रा में, मेरी पहली इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें भी मैंने देखा था, आज भी अपन इसको आज केवल अपन लीनियर अलजेब्रा ही देखते हैं। लास्ट टाइम तो पूरा सिलेबस ही डिस्कस किया था और लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस है। आप देखिए लीनियर अलजेब्रा कहाँ शुरू हो रहा है बेटा, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मानता हूँ जिसकी कंसेप्ट आपको आनी चाहिए, बेसिस आनी चाहिए। मैंने लीनियर आपको एलआई वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर से आना चाहिए। और इसके बाद जो कैली हैमिल्टन थ्योरम का एप्लीकेशन अपन देखेंगे। इसका एप्लीकेशन कोई सवाल नहीं आएगा कि आप चेक करो ये मैट्रिक्स कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं आएगा। कैली हैमिल्टन थ्योरम को हम यूज करके निष्कर्ष निकालेंगे, क्या निष्कर्ष निकाल सकता है। इसके बाद जो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आते ही आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आते ही है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ऑर्डर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में अगर हम बेसिस चेंज कर देते हैं तो मैट्रिक्स चेंज हो जाता है, और अगर हम लीनियर ऑपरेटर से हम मैट्रिक्स निकालते हैं और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया गया हो तो हम लीनियर ऑपरेटर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारे सवाल हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस से भी कई बार सवाल आते हैं कि कह देते हैं विच वन ऑफ द इज नॉट ए इनर प्रोडक्ट स्पेस, विच इज इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो मेरे रैंक, अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्राइसिस, लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, यहां से ही सवाल पूछ लेते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस यहां से भी हम लोग सवाल पूछ ही लेते हैं, नेट वाले पूछ लेते हैं, यूजीसी नेट में जो सवाल यहां से आ ही जाते हैं। तो पहले हमारी सिलेबस समझ लीजिए। सिलेबस में हमको वेक्टर स्पेस से शुरू करना है। लीनियर अलजेब्रा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको पढ़ने के लिए आपको पहले फील्ड आना ही चाहिए, फील्ड आना चाहिए। फील्ड के बाद तब आप वेक्टर स्पेस डिफाइन कर सकते हो, आपने देखा ही होगा। एनीवे, अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस सिलेबस से क्वेश्चंस का लेवल क्या है। आखिर क्या ये पूछा है कि रियल नंबर ये वेक्टर स्पेस है, क्या ये पूछा है कि V2R वेक्टर स्पेस है, या केवल इतना ही पूछ लिया है कि V3R वेक्टर स्पेस है, या कुछ और पूछा है। अगर हम क्वेश्चन समझें, अब आप जो क्वेश्चन समझेंगे, एक एक क्वेश्चन समझेंगे। पहले अगर मैं पहला क्वेश्चन लिखूंगा फिर उसको सॉल्व करूंगा तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट उसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लग रहे हैं कि कैली हैमिल्टन थ्योरम भी उसमें लग रही है, बेसिस भी लग रहा है, डायमेंशंस भी लग रहा है, और वहीं पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी काम कर रहा है। तो बहुत सारे कंसेप्ट लग रहे हैं। तो पहले तो हमें सिलेबस समझना ही पड़ेगा। आप भले ही आप एमएससी में पढ़े हैं या दूसरे दृष्टिकोण से पढ़े हैं, लेकिन अपने को सिलेबस जल्दी जल्दी पढ़ना ही पड़ेगा। सिलेबस को किस लेवल से पढ़ें, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द सिलेबस। कि हम केवल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ें, एग्जाम्पल पढ़ें, या फिर हम वेक्टर स्पेस के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो यूज हो रहा है दूसरी जगह, वो देखें। मेरी बात एकदम क्लियर है। हम केवल सिलेबस जो एमएससी या बीएससी में पढ़ते हैं कि वेक्टर स्पेस को डिफाइन करो, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ो, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ो, उससे काम चलने वाला अपना नहीं है। मैंने पहले ही दिन बताया था कि केवल थ्योरम्स का आप क्या करेंगे, थ्योरम्स के
स्टेटमेंट्स आपको याद होने चाहिए, स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। और क्या होना चाहिए आपको, डेफिनेशंस अच्छे से याद होनी चाहिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कर लें, तो आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो, आप समझ पाएंगे कि हमें करना क्या। लीनियर अलजेब्रा समझ में आ गया। इसकी किताब क्या है लीनियर अलजेब्रा की, कौन सी किताब पढ़ते हैं अपन इसको, हाफमैन, हाफमैन एंड कुंजे, यहां से लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे। प्लस साथ में ये कौन सी किताब है, सॉम सीरीज, कौन सी किताब पढ़ेंगे हम लोग, सॉम सीरीज। दो पुस्तकों से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, हाफमैन एंड कुंजे एंड सॉम सीरीज। सॉम सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, यहां से सॉल्व प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, जिससे अपना काम चल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग लास्ट में सवाल कौन से आए लीनियर अलजेब्रा से। अब आप देखिए, आप ही बताएंगे कि ये सवाल किस टॉपिक से, अगर आप ये बता देंगे तो काम चल जाएगा। अगर अपने को यही पता चल गया कि किस टॉपिक से कौन क्या सवाल पूछ रहा है, तो हमारा काम हो जाएगा ऑलमोस्ट। देखिए, तो लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चंस टाइप्स फॉर सीएसआईआर नेट। सीएसआईआर नेट में क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा में। नंबर 1, पहला क्वेश्चन देखते हैं, फोर वेरिएबल एक्स। देखो कितना भारी भरकम आपको ऑप्शन लग रहा है, बड़ा भारी भरकम सवाल है। फोर वेरिएबल एक्स कंसिडर द आर वेक्टर स्पेस। आर वेक्टर स्पेस का मतलब क्या है कि इसका जो फील्ड है वेक्टर स्पेस का, वो क्या है बेटा, आर है। वो क्या है, आर, आर वेक्टर स्पेस, इसका फील्ड आर है। देखिए आर वेक्टर स्पेस का मतलब क्या, थोड़ा हल्का कलर हो रहा है। आर वेक्टर स्पेस का मतलब क्या होगा, ये जो फील्ड है वो क्या है, आर है। मतलब वी जो डिफाइन है वो कहां डिफाइन है, वी ओवर आर। आप जानते हैं ना वेक्टर स्पेस तो वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस। अब हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे, पहले समझो, इसमें हम केवल ये एरिया जानने की कोशिश करेंगे। ये 2025 फरवरी का सवाल है, ये जानेंगे कि ये लीनियर अलजेब्रा के किस किस सिलेबस को कवर करता है, किस किस पार्ट को कवर करता है। पहली बात तो ये वेक्टर स्पेस को कवर करता है। लेट वी टू वी विद अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय, ये फंक्शंस का है बेसिकली, पॉलिनोमियल्स की वेक्टर स्पेस है। इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एट मोस्ट 2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं ओवर आर। ओवर आर का मतलब होता है कोफिशिएंट a0, a1, a2 ये सब आर पे हैं। क्लियर। वेक्टर स्पेस ये होता है, ये अपने को प्रूफ नहीं करना, ये तो उन्होंने कह ही दिया है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, जितना आप एमएससी में पढ़े हैं उतना तो वो सिलेबस क्वेश्चन में ही कह देते हैं कि लेट आर इज ए वेक्टर स्पेस। अगर आप एमएससी का एग्जाम दे रहे होते तो वहां पूछ लेते कि प्रूव दैट वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर, तो वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन चेक कर लेते। दूसरा क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले देखो वेक्टर स्पेस इस क्वेश्चन में काम कर रहा है, मतलब वेक्टर स्पेस आपको आना ही चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आपको दोनों चीजें आती हैं तो देखते हैं आगे क्या होगा। और डिफाइंड बाय एफ प्लस डी एफ ओवर डी एक्स, यानी फंक्शन और उसके डेरिवेटिव से डिफाइन है। जैसे मान लीजिए मैं किसी इसके कैसे डिफाइन है, ये टी इमेज ऑफ एफ बराबर क्या है, एफ प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ, राइट। एफ कोई हमारा पॉलिनोमियल है, क्या पॉलिनोमियल है, a0 प्लस a1x प्लस a2 स्क्वायर। कंडीशन क्या है भैया, a0 a1 a2 ये कहां जा रहा है, रियल नंबर्स हैं, क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब जैसे मान लीजिए क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा f कोई भी फंक्शन है जिसकी इमेज निकालनी है। बताओ पॉलिनोमियल f की जगह कोई भी रख लो, 2 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर, ये अपने लिख लिया, राइट। अब क्या करेंगे, इसकी इमेज निकालेंगे, टी इमेज ऑफ f कितनी आ जाएगी, नियम से देखो, f प्लस डी ओवर डी एक्स, एफ डी ओवर डी एक्स मतलब डेरिवेटिव, एफ की वैल्यू एज इट रख दीजिए, 2 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 3 प्लस 10x, यही तो आने वाला है। तो क्या हो जाएगा, द इमेज बिकम्स 5 प्लस 13x प्लस 5x स्क्वायर, ये इसकी इमेज आ गई। तो इमेज भी बेसिकली क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इसीलिए कहां से कहां डिफाइन है, टी इज डिफाइंड बाई वी टू बी। और पता है ये जो इमेज आएगी दैट इज आल्सो दी 3x दैट इज आल्सो बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2, है ना।
2 डिग्री का ही पॉलिनॉमियल होगा, तो यानी बी का एलिमेंट की इमेज आ रही है, यानी ये लीनियर ऑपरेटर भी आपको आना चाहिए। वेरी गुड। आगे देखते हैं सवाल में क्या है। सवाल में अगर आप आगे देखेंगे तो देखो, टी एफ इज इक्वल टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। ये पता है लीनियर ऑपरेटर, अब टी की पावर 3t स्क्वायर प्लस 3t की पावर 2025, देखो 2025 में सवाल आया, उन्होंने यहाँ 2025 ही लिख दिया। 2025 की जगह वो 2035 भी लिख सकते थे, 2040 भी लिख सकते थे, समझ रहे हैं बात को, लेकिन क्यों नहीं लिखा उन्होंने, 2025 लिख दिया। अब इससे क्या होता है, आप लोग वहां एग्जाम में घबरा जाते हो, अरे हाय राम, इसका इतना 2025 बार इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया, जैसे ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है तो इसका हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, जल्दी बोल दो, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल देते हैं, समझ गए। और जैसे ही हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो हमें इस लीनियर ऑपरेटर टी के रेस्पेक्ट में एक मैट्रिक्स मिल जाएगी या नहीं। और ये जब बेसिस इन्होंने दिया नहीं है, अब देखो एक और कंसेप्ट इसमें यूज होगा कि बेसिस भी आपको आना चाहिए। अगर आपको बेसिस नहीं आता है तो आप मैट्रिक्स नहीं निकाल पाएंगे। अब इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, हर वेक्टर स्पेस का स्टैंडर्ड बेसिस है। इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, अगर हम बेसिस की बात करें तो क्या है, 1, x स्क्वायर, ये इसका स्टैंडर्ड बेसिस है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ v इज जनरेटेड बाय v, every element of V is the linear combination of the elements of B। या इसे बेसिस को B कह लीजिए, या कई ऑथर इसे S भी कह देते हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा कि लीनियर स्पान ऑफ S कितना होना चाहिए, जल्दी बोल दो, V होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस बेसिस के करस्पॉन्डिंग हम इसकी मैट्रिक्स निकाल लेंगे। अब मैट्रिक्स जैसे ही आ गई, बेसिस के करस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाला, मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली। जैसे ही मैट्रिक्स आ जाएगा फिर आप क्या करोगे, व्हाट शुड यू डू, आप तुरंत जब भी इस तरह का लिखा रहता है, ये समझ मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ही होती हैं। आप उस मैट्रिक्स जैसी आपको ए आया, आप इस मैट्रिक्स, मैं अभी सॉल्व करूंगा इस सवाल को, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभिलाक्षणिक समीकरण। और जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई तो समझिए इस क्वेश्चन में क्या यूज हो रहा है, कैली हैमिल्टन थ्योरम हो रही यूज या नहीं। आप लोग गणित के बच्चे सब बता सकते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज हो रहा है। अब आप समझ रहे हैं, ये सिलेबस तो पूरा लिखा है। अब आप समझिए कि एक टॉपिक से सवाल आ रहा है नेट में, इसीलिए थोड़ा कठिन माना जाता है कि नेट कठिन है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 4 कंसेप्ट चाहिए। नंबर 1, वेक्टर स्पेस आना चाहिए। सेकंड बात क्या है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी पता होना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करेस्पॉन्डिंग आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहिए। फिर चौथी बात क्या है, उस मैट्रिक्स कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है, ये भी देखना चाहिए। तो मेरे और बेसिस आप निकाल पाएंगे, LI LD, तभी आप समझ पाएंगे बेसिस है। कहने का मतलब एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूरा लीनियर अलजेब्रा क्या हो गया बेटा, अप्लाई हो गया। समझ गए, हर टॉपिक को पढ़ने का तरीका यही है। समझिए इस क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे हैं, क्या हम कैली हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ पढ़ रहे हैं, नहीं, केवल स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। क्या हम वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज या उसको प्रूफ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे, केवल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका यूज कर रहे हैं। क्या हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूफ कर रहे हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, नहीं, उन्होंने दिखा है। ये तो मेरी बात समझिए, जितना वो कह रहे हैं उतना ही अपने को आता है। बात ये है, जितना अपन तैयार MSc में करते हैं उतना वो क्वेश्चन में लिख देते हैं। अब हम घबरा जाते हैं, अब क्या करें, इसके आगे तो हमें आता नहीं है। लेकिन अब वो इनको यूज करके, इनको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लगा के हम लोग चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट, और देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, और इसका आंसर क्या है, 1 2 3 4 क्या हो सकता है आंसर। अगर आप गलत लगाएंगे तो समझ लीजिए नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग। तो इसको आंसर कैसे चेक करेंगे, देखो पहले तो देखो V हमारा वेक्टर स्पेस है, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर, ये हमारा वेक्टर स्पेस है बेटा। A0 A1 A2 ये सब रियल नंबर्स हैं, क्या है, रियल नंबर्स हैं।
हमारा ऑपरेटर क्या डिफाइन है, टी फ्रॉम वी इंटू वी। कैसे डिफाइन है, टी इमेज ऑफ कोई भी पॉलिनोमियल लेंगे एफ, कैसे एफ एज इट रहेगा प्लस डी ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा एफ। क्लियर। अब इसका बेसिस क्या है बताओ, बेसिस क्या है, इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, एस इज इक्वल टू कितना है 1x और एक्स स्क्वायर, ये इसका बेसिस है। आप समझ रहे हैं बेसिस क्या होता है, जानते हो ना बेसिस क्या होता है, बता दो बेसिस। एस कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। दूसरी बात क्या होगी जल्दी बता दो, लीनियर स्पान ऑफ एस क्या होगा, वी होगा, होगा या नहीं होगा, लीनियर स्पान ऑफ एस भी के बराबर आएगा ही आएगा, यानी लीनियर स्पान ऑफ एस किसके बराबर आ जाएगा, वी के बराबर आ जाएगा। समझ गए बात, तो दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है, वही स्टैंडर्ड बेसिस है। आप क्या करते हो, बेसिस के हर एलिमेंट की क्या निकालो, इमेज निकालो। बेसिस के हर एलिमेंट की क्या निकालेंगे, इमेज। तो क्या निकालेंगे, पहला आपका F1 क्या है, बेसिस का एलिमेंट 1 है। F2 क्या है, बेसिस का एलिमेंट जल्दी बोलो x है। और F3 क्या है, बेसिस का एलिमेंट, F3 क्या है, बेसिस का एलिमेंट x है। F3 क्या है, एक्स स्क्वायर है। आप इमेज निकालो, T इमेज ऑफ F1 कैसे निकालोगे, क्या कंडीशन होगी, F1 प्लस डी ओवर डी एक्स F1। ध्यान से समझ लीजिए, F1 क्या आएगा, पहला ये इन्होंने दिया है, हमने अपने मन से कुछ नहीं किया, ये डेफिनेशन उन्होंने दे रखी है, राइट, हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा। तो बताओ F1 प्लस डी ओवर डी एक्स F1 कितना आएगा, कितना आ जाएगा, F1 प्लस ए F1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस डी ओवर डी एक्स 1 का डेरिवेटिव दुनिया जानती है 0 होगा, तो 1 प्लस 0, यानी इसकी इमेज क्या आ गई, टी इमेज ऑफ F1 इज इक्वल टू आ गया बेटा 1 आ गया। रख लीजिए इसको। अब 1 को देखिए, ये जो 1 एलिमेंट आया है ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में कैसे हो सकता है। देखो 1 है तो 1 क्या करेगा, 1 V में बिलोंग कर रहा है, नाउ 1 बिलोंग टू V। टी इमेज ऑफ 1 निकाला है तो 1 कहाँ आ गया, टी इमेज ऑफ F1 कितना आया बेटा 1 आया है। और 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 V में बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग टू V। अब V में बिलोंग कर रहा है तो 1 क्या करेगा, LS में बिलोंग करेगा, बोलो हाँ या ना। तो 1 जो है वो 1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, जल्दी बोलो, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S होगा या नहीं होगा, होगा ना। ये हमारी थ्योरम है कि 1 अगर लीनियर स्पैन ऑफ S में है तो S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। S के एलिमेंट्स हैं क्या, अगर आप समझ पा रहे हैं और आप देखें तो S बराबर क्या है, जल्दी बोलो 1x और एक्स स्क्वायर। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यानी 1 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S को यहां समझेंगे। और 1 बेसिकली है क्या, 1 कुछ नहीं है, 1 इज द टी इमेज ऑफ F1 निकाला है, टी इमेज ऑफ F2 निकाल लीजिए। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं तो टी इमेज ऑफ F2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू F2 प्लस डी ओवर डी एक्स F2 की वैल्यू क्या है जल्दी बताएंगे, x, डी ओवर डी एक्स इसकी वैल्यू क्या है x का डेरिवेटिव जानते हैं हम लोग, कक्षा 12 में पढ़ते हैं, x प्लस 1। अब इस x प्लस 1 को भी हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे, पक्का। कैसे लिखेंगे x प्लस 1 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, इट कैन बी रिटन एज x प्लस 1 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, क्लियर। और ये जैसे अपन लीनियर, इसको आप अंडरलाइन करिए, इसको आप दूसरे कलर से, मेरे पास सुविधा है मैं कर सकता हूं। ये टी इमेज ऑफ F1 है जो लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये टी इमेज ऑफ F2 है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब अपन क्या निकालें, देखो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ए, दिस एलिमेंट और दिस एलिमेंट, ये दिस एलिमेंट कौन सा, 1x एक्स स्क्वायर का लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्लियर, आर यू गेटिंग और नॉट, वेरी गुड। अब हम क्या निकालेंगे, टी इमेज ऑफ F3 निकाल लेते हैं।
तो टी इमेज ऑफ F3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, F3 प्लस डी ओवर डी एक्स। आप बिल्कुल मत घबराइए, ये परीक्षा अन्य परीक्षाओं से डिफरेंट है, इसमें पर्याप्त समय रहता है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कम करने हैं। F3 की वैल्यू क्या है बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है F3 माने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अगेन वी कैन राइट द लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको अपन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ s के एलिमेंट्स में लिखेंगे 1x और एक्स स्क्वायर। तो कैसे लिख देंगे बताओ, हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे। और इसको तुरंत अपन बॉक्स में बंद कर लेंगे, टी इमेज ऑफ F3 को बॉक्स में बंद कर लिया। आप ऑर्डर यही बनाएंगे बेटा, 1x और एक्स स्क्वायर, फिर इनके कोफिशिएंट डिसाइड करेंगे। समझ गए, इसका मतलब ये हुआ कि हमने तीनों बेसिस के एलिमेंट्स की इमेज निकाल ली और उस इमेज को हमने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल लिया। अब देखो, पहले हमने F1 की इमेज निकाली और दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1x एक्स स्क्वायर, राइट। फिर हमने F2 की लीनियर इमेज निकाली, दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1x एक्स स्क्वायर। ये कोफिशिएंट हमारे काम की चीजें हैं, ये देखो 1 1 0, यहां कोफिशिएंट हमारे क्या थे 1 0 और 0, ये कोफिशिएंट हमारे काम की चीज है क्योंकि इनको कोफिशिएंट्स को लेके ही हमें मैट्रिक्स बनानी है। ये देखो, यहां देखो, यहां मैं कलर चेंज कर लूंगा नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। यहां देखो ये कोफिशिएंट राइट। अब आपके पास क्या हुआ, तीनों ही वेक्टर्स की इमेज आ गई, तो अब आप मैट्रिक्स बना दीजिए, दी लीनियर मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी विद रेस्पेक्ट टू बेसिस वी। क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है डेफिनेशन, इसका ट्रांसपोज होगा। मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर आपको पता है तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज। देखो टी इमेज ऑफ F1, मैं यहां पे सिस्टमेटिक लिख लूं, यहां से देखो टी इमेज ऑफ F1, टी इमेज ऑफ F1 में जो कोफिशिएंट है 1 0 0, हम इनको रो में नहीं लिखेंगे, रो में नहीं लिखेंगे, हम क्या कर लेंगे, इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्या लिख देते हैं, कॉलम में लिख देते हैं। अगर आपको लिखने में ऐसा लग रहा है तो आप समझिए 1 0 0 एज इट लिख लीजिए, मैट्रिक्स में लिख लीजिए 1 0 0। सेकंड क्या लिखेंगे आप बोलो, सेकंड क्या लिखेंगे 1 1 0, राइट। तो 1 1 1 0। थर्ड क्या लिखेंगे, थर्ड आप F3 की इमेज देखेंगे, क्या 0 2 1। ये मैट्रिक्स नहीं होगी, समझो बात को, इसका ट्रांसपोज। क्या मैट्रिक्स होगी, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो काय में बदल जाएंगी कॉलम में, कॉलम काय में बदल जाएंगे रो में। समझ रहे हैं बात को, मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू बेसिस बी क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। और जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो आप बता दीजिए क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, जैसे ही आप ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, मैट्रिक्स बिकम्स व्हाट, टी मैट्रिक्स ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू बेसिस बी। जल्दी बता देंगे 1 0 0, यही होगा। सेकंड कॉलम क्या आ जाएगा, सेकंड कॉलम पीछे देखने की कोशिश करेंगे, करना ही पड़ेगा 1 1 0, और कोई ऑप्शन अपने पास है नहीं, 1 1 0। थर्ड कॉलम क्या आ जाएगा, देखो यहां से 0 2 1 है तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा 0 2 1, ये मैट्रिक्स आ गई, वेरी गुड। और इस मैट्रिक्स जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली क्या करते हैं, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो हम इस मैट्रिक्स से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझ में नहीं आ रहा ना, ये देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो ये था टी इमेज ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ प्लस डी ओवर डी एक्स। अब अगर आप ये एप्टीट्यूड डेवलप कर लेंगे तो काम हो जाएगा कि हमको एफ की इस टी की प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही, तो टी को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कई बार कोई चीज हमें डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही तो हम उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। आर यू गेटिंग नॉट। अब हम देखेंगे ये मैट्रिक्स कैसा है, जल्दी बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, बोलो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक थ्योरम है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये कौन सी थ्योरम है, जल्दी बता देंगे, कैली
हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ एमएससी में नेट का सवाल अपन सॉल्व कर रहे हैं। इससे क्या होता है कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट, कोई बता सकता है? मुझे तो बताना ही पड़ेगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या हो बेटा, बराबर हो। सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करता है बेटा? सेटिस्फाई करता है। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, आप लोग देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में लीनियर अलजेब्रा के सारे कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगा? अथवा इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए। निकालना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बोलो। निकाल लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन काय की निकालेंगे? इसकी निकालते हैं। 1, इसको थोड़ी देर के लिए ए एज्यूम कर लेते हैं। 1 1 0 और 0 1 2 0 1 2 0 0 1। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, किसी को पता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? CH इक्वेशन क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, राइट? तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा हटा दीजिए। 1 माइनस लैम्डा 1 0 0 1 माइनस लैम्डा। मैं मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, तो इसलिए मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी निकाल दूंगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे ना? कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो यहां से सॉल्व कर लीजिए। तो ये गया तो कैसे कर? दिस माइनस दिस, राइट? ऐसे तो होगा। 1 माइनस लैम्डा का क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ गई? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा का होल क्यू। क्या होगा? 1 माइनस लैम्डा का होल क्यू। 1 माइनस लैम्डा ऐसी तो आएगा 1 माइनस लैम्डा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 माइनस लैम्डा निकाल लीजिए और क्या हो जाए? ये गया 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस क्या 0 प्लस और कुछ हो रहा है 1 से करेंगे, 1 की सहायता से कर लीजिए। 1 की सहायता से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये गया 0 इंटू 0, यही होगा 0 माइनस 0 और प्लस इसकी सहायता से करेंगे तो ऑलरेडी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो ये गया ये भी 0, यही हो रहा है। बोलो हाँ या ना? पक्का? तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिकम्स व्हाट? 1 माइनस लैम्डा। देखिए ये बिल्कुल आसान दिया है, आपको भारी भरकम मैट्रिक्स नहीं बन रहा है। अगर मैट्रिक्स बन गया जिसमें सॉल्व नहीं हो रहा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने में आपको वक्त लग गया। उन्होंने जानबूझ के दिया है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना उनका उद्देश्य नहीं है। नेट का उद्देश्य कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलवाना नहीं है, वो ये चाह रहे हैं कि आप कैली हैमिल्टन थ्योरम को अप्लाई कैसे कर पाते हो, ये उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। आप 1 माइनस लैम्डा ए माइनस बी का होल क्यूब जान सकते हैं कितना होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब जानते हैं क्या होगा? बताओ जरा। 1 माइनस लैम्डा का होल क्यूब कैसे खोलेंगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर भी यानी 3 लैम्डा, यही तो होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिकम्स दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर अपन इसको सिस्टमेटिक लिख लेंगे बेटा माइनस से, तो लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना? अब आप सवाल देखो, सवाल क्या है आपका? अगर आप सवाल देखेंगे तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है? सवाल में भी यही लिखा है, ऑपरेटर की वैल्यू क्या लिखी है? टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t। टी क्यू सवाल में क्या पूछा है? वो टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t, इसके तहत इसकी इमेज कितनी? 2025, यही तो पूछा है। बोलो हाँ है ना? टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t और इसकी पावर कितना? 2000। अब इसकी पावर कितना भी चढ़ा दो और इसके तहत x की इमेज पूछिए। आप देख रहे हैं टी क्यू माइनस 3t प्लस 3t, ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? जल्दी बोलो। ये टर्म्स आ जाएगी अगर आपका सही है तो। अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ठीक निकाली है तो जो यहां लिखा है वही क्वेश्चन में पूछा गया होगा, हाँ या ना? समझ रहे हैं बात को? समझना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे? टी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। टी विल सेटिस्फाई, टी ऑन इट ऑपरेटर टी सेटिस्फाई दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सेटिस्फाइज
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा देखो समझो, टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 नहीं रहेगा। अब 1 क्या मतलब क्या होता है ऑपरेटर में, आइडेंटिटी ऑपरेटर। 1 काय में कन्वर्ट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू व्हाट, 0। आई एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके तहत हर एलिमेंट की इमेज क्या आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी फंक्शन। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, समझो बात को। क्लियर? अगर आप समझ रहे हैं, ये हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम से डिड्यूस कर लिया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप समझिए क्या हो गया, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस आई इज इक्वल टू 0। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, प्लस 3t इज इक्वल टू व्हाट, आई। बोलो अब हम इसके तहत इमेज निकालें, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t के तहत काय की इमेज निकालें, x की इमेज निकालें। किसकी इमेज निकालें, x की। तो अब इस पहले इसकी 2025 पावर करें, फिर तो क्या हो जाएगा, आई रेज टू पावर 2025 काय की इमेज, x की इमेज। आई जो आइडेंटिटी फंक्शन है ना, तो आइडेंटिटी फंक्शन के तहत इमेज क्या आएगी, वही आएगी, चाहे एक बार ऑपरेट करो चाहे 2 बार करो। तो आई इमेज ऑफ x निकालेंगे तो भी x आएगी, आई 2 इमेज ऑफ x निकालेंगे, मैं यहाँ 2 बोल रहा हूँ, स्क्वायर नहीं बोल रहा हूँ, ये फंक्शन है, कोई नंबर नहीं है कि स्क्वायर कर रहा है, 2 बार ऑपरेट कर रहे हैं x पे, तब भी x आएगी। और अगर अपन आई इमेज ऑफ 2025 x निकालें तब भी क्या आएगी, जल्दी बता दो, एक्स आएगी या नहीं आएगी। अब यहाँ पे 2025 से अगर 4050 होता तो हमको घबराने की जरूरत है क्या, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स, और यही अपना क्या है, ऑप्शन है। आप देखो क्वेश्चंस में देखो, यही ऑप्शन है या नहीं, बोलो, यही हमारा ऑप्शन है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये देखिए, ये ऑप्शन है आपका, ये देखिए आप, टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2025 एक्स बराबर एक्स, यही है। So this one is the correct answer। अब आपने इसमें देखने की कोशिश की, देख ही लिया आपने, क्या देख लिया आपने कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये वेक्टर स्पेस का सवाल नहीं है, ना ये लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का सवाल है, ना ही ये केवल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल है, और ना ही ये केवल कैली हैमिल्टन थ्योरम का सवाल है। तो इस सवाल में हमने लीनियर अलजेब्रा के सारे कंसेप्ट को क्या कर लिया बेटा, यूज कर लिया, और आंसर आपके सामने है। ये चूंकि हम यहाँ क्लास में एक्सपेंड कर रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि ये थोड़ा लंबा जा रहा है या ज्यादा समय लग रहा है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं, जैसे ही आप ये देखते हो समझ जाओ तुरंत कि लीनियर ऑपरेटर ट्रिक क्या है। लीनियर ऑपरेटर दिया है और अगर आपको पॉलिनोमियल के फॉर्म में कोई वैल्यू पूछ रहा है तो समझ जाओ 100% कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज हुआ है। वो ये नहीं चाह रहे हैं, कई लोग पता है क्या कह रहे हैं, अरे सर अगर हम 2025 बार ऑपरेट करेंगे तो तुम्हारा जिंदगी ही खत्म हो जाएगा, सवाल एक ही नहीं हो पाएगा, 3 घंटे निकल जाएंगे। ना ना बेटा, कैली ने ये सब काम कर लिया, कैली हैमिल्टन ने, हमको इसको यूज करके रिजल्ट निकालना है। तो बेसिकली जो रिसर्च का हमारा पर्पज है, जो रिसर्च का हमारा क्या है पर्पज है, वो क्या है, हाउ कैन यू अप्लाई दी मैथमेटिकल कंसेप्ट और प्रीवियस कंसेप्ट इन ऑर्डर टू जनरेट न्यू थ्योरी, न्यू एप्लीकेशन। और यही रिसर्च का हमारा क्या होता है, एम होता है। और ये जो रिसर्च का एम होता है वही आपका टेस्ट करना चाह रहा है वो पेपर से। एग्जाम ऐसे नहीं ले रहा है, आपको कितना गणित आता है ये जानने की जरूरत नहीं है, ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है यूजीसी नेट। वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं, थ्योरम्स हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको आप कैसे अप्लाई कर पाते हो। और यही जरूरत होती है रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए। बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, समझना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन अपने पास अब बचा नहीं है। अरे गेट इट नॉट गुड। आप देखो अपन सेकंड क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। अगर अपन सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया आपने, सेकंड क्वेश्चन देख, सेकंड क्वेश्चन में कौन कौन से अपन ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कंसेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है। देखिए ये देखिए, लेट यू डिनोट द स्पैन ऑफ दिस। मैंने कहा जैसे ही आप स्पेन से तो आप छुड़ा ही नहीं सकते, 2025 में ही पूछ लिया है, यानी लीनियर स्पान ऑफ एस इज इक्वल टू बी, इससे तो आप अपना पीछे छुड़ा ही नहीं सकते। और लीनियर स्पान क्या होगा, लीनियर स्पान क्या होगा, लीनियर स्पान इज द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 अल्फा 1 एंड सो ऑन an अल्फा n वेयर a0 a1 a2 एंड सो ऑन an कहाँ बिलोंग करेगा बेटा, फील्ड में बिलोंग करेगा, राइट।
सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस। वेरी गुड। इन द रियल वेक्टर स्पेस, रियल समझते हैं, यानी इसका फील्ड हमें तुरंत समझ में आ गया क्या है, रियल नंबर्स का, यानी आर प्लस डॉट हमारा क्या है बेटा, फील्ड है। क्लियर। फंक्शन, फंक्शंस का आर टू आर फंक्शंस का सेट है, यानी फंक्शन का सेट क्या है, एफ इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फंक्शन का सेट क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है, रियल वेक्टर स्पेस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। यानी वी आर हमारा क्या डिफाइन है बेटा, इसमें वी आर डिफाइन है एक फंक्शन, कैसा फंक्शन है, जल्दी बोलो, आर से आर में है, साथ में एफ की खास बात क्या है, एफ कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस। अब आप समझिए कि ये तो लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं सर, इसमें कंटिन्यूस कहाँ से आ गया, ये तो कैलकुलस का पार्ट है, ये तो रियल एनालिसिस का पार्ट है। ना ना, गंदी बात। वेक्टर स्पेस फंक्शंस का वेक्टर स्पेस है, तो हमें उसको समझना ही पड़ेगा। और डब्लू दे दिया है इन्होंने, कैसे डब्लू दे दिया है, डब्लू में वो फंक्शन दे दिए हैं, क्या से फंक्शन दे दिए है, जिनके तहत ई की पावर 3t की इमेज, ई की पावर 3t की इमेज क्या आ रही है, 0 आ रही है। देखो, यानी v तो हमारे सारे फंक्शंस का सेट है, w इज द सबसेट ऑफ v। अगर हम इसको v ले लें तो w क्या है, a है। w में केवल हमने कौन से फंक्शंस लिए हैं, जिनके तहत इमेज e की पावर 3t की क्या आ रही है, 0 आ रही है। वेरी गुड। ऑब्वियसली क्या होगा कि ये कहने वाले होंगे कि W इसका सब स्पेस है या नहीं, तो अब इस ये काय से थ्योरम आ गया, बताओ इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा। नंबर 1, वेक्टर सब स्पेस आपको पता होना चाहिए, और वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस की कंसेप्ट यहाँ पे अपन क्या करेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे। और ये इसका बेसिस है, स्पान है, ये क्या है, यू डिनोट द स्पैन ऑफ दिस, यू जो है वो इसका स्पैन है, क्या है, काय का स्पैन है, ई की पावर टी, ई की पावर 2t, ई की पावर 3t, यानी यू इज बेसिकली लीनियर स्पैन ऑफ 3 फंक्शंस, ई की पावर टी, ई की पावर 2t और ई की पावर 3t, राइट। देन व्हाट हैपन, तब हम 4 ऑप्शंस को क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे कि विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। बात इतनी सी है कि अगर हम इस क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं वहां पे एग्जाम में लीनियर अलजेब्रा का, तो आपको 2 बातें आनी चाहिए, वेक्टर स्पेस आना चाहिए, लीनियर स्पैन आना चाहिए। मैंने लिखा लीनियर स्पान, यहाँ पे लीनियर स्पान क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अगर इसका लीनियर स्पान लेंगे तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू क्या होगा, लीनियर स्पान ऑफ e की पावर t, e की पावर 2t, e की पावर 3t, यही तो है ना, बोलो। और ये क्या हो जाएगा, a e की पावर t प्लस b e की पावर 2t प्लस c e की पावर 3t, बोलो आया ना। और a v c ये सब काय के नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं। ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन वो u है। फंक्शन कहां से कहां डिफाइन होगा, f u से लेकर के u में, और इसको क्या कह दिया है, v कह दिया है, क्या कह दिया है इसको, v। w क्या कह दिया है, ऐसे सारे फंक्शंस जिनके तहत इस एलिमेंट की इमेज e की पावर 3t की इमेज क्या आ रही है, 0 आ रही है। समझ गए, यानी हमको वेक्टर स्पेस आना चाहिए, सब स्पेस आना चाहिए, और लीनियर स्पैन आना चाहिए। अगर इतनी सारी चीजें आ जाती हैं तो हम इस सवाल को आसानी से डील कर पाएंगे। प्लस अगर आपको बेसिस और डायमेंशन का ज्ञान है, वही सारी चीजें, बेसिस भी आना चाहिए आपको, डायमेंशन भी आना चाहिए, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि सर क्या कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसमें केवल एक ही कंसेप्ट हमको पता हो और हम सवाल कर दें। ये नेट में थोड़ा मुश्किल है, ये एमएससी में हो जाता है कि प्रूव दैट इट इज ए वेक्टर सब स्पेस, तो आपको लीनियर स्पैन आ रहा है या नहीं आ रहा है तब भी उस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बड़ा मुश्किल है, मुश्किल इन द सेंस क्या है कि सारे इन सवालों को अपन लोग सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे क्लास में कि कैसे अपन इन सारे कंसेप्ट्स को लगा सकते हैं। तो ये वाली बात समझ में आ रही है कि डायमेंशन उसकी कितनी होगी। एक इसमें ये भी आना चाहिए, एक थ्योरम इसमें ये भी अप्लाई हो जाएगी। कौन सी अप्लाई हो जाएगी कि डायमेंशन ऑफ v अपॉन w इज इक्वल टू क्या बेटा, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। ये थ्योरम आप पढ़े होंगे एमएससी में। अगर w क्या है, w इज ए सब स्पेस, w इज ए सब स्पेस, काय का सब स्पेस है, v का, राइट। देन दिस थ्योरम इज आल्सो एप्लीकेबल इन ऑर्डर टू फाइंड द रिजल्ट्स ऑफ दिस
क्वेश्चन। आर यू गेटिंग नॉट? समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? समझना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या है अपना, और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वेक्टर स्पेस अब वो समझ गया किस लेवल से पढ़ना है अपने को। केवल डेफिनेशन तक सीमित नहीं रहना है, नंबर एक। हमको उसका एप्लीकेशन भी समझना है और कंसेप्ट को बहुत ठीक से समझना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है? अगला सवाल देखिए, थर्ड क्वेश्चन। कंसिडर द बाइलिनियर फॉर्म बी आर फोर इन क्रॉस आर फोर टू आर। बताओ, आर फोर क्रॉस आर फोर टू आर डिफाइंड बाई बी एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। एक्स क्या है? आर फोर जानते क्या है? आर फोर कुछ नहीं है। आर फोर क्या है? आर क्रॉस आर क्रॉस आर क्रॉस आर, राइट। और ये क्या है? ये फोर टपल का सेट है। इट इज द सेट ऑफ फोर टपल्स। फोर टपल्स का सेट है, A1 A2 A3 A4, वेयर A1 A2 A3 A4 ये सब रियल नंबर है। और इसी को आप लोग MSc में V4 आर्क पढ़ते हो, तो कई बार नोटेशन से भी घबराने की आपको जरूरत है नहीं। देयर इज नो नीड टू वरी विद द नोटेशंस। नोटेशंस क्या होता है, कई बार ये सवाल अपन दूसरी किताबों से ले लेते हैं, तो वहां नोटेशंस दूसरे होते हैं, तो एज इट एग्जामिनर उनको रख देता है। आर B4 क्रॉस B4, यानी पहला एलिमेंट V4 से है, दूसरा भी V4 से है, और इसी को इन्होंने क्या कह दिया? R4 क्रॉस R4। और जब अपन इसको जैसे R4 क्रॉस R4 है और इमेज निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R4 इंटू R4। तो BXY निकाल रहे हैं, वो इस तरह से डिफाइन है। एक्स हमारा ये फोर टपल है, बाई इज आल्सो ए फोर टपल। इसकी जो इमेज निकालना है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई काय का एलिमेंट होगा? अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो दिस इज द एलिमेंट ऑफ R4 क्रॉस R4, वहां का एलिमेंट होगा। वहां का एलिमेंट होगा तो उसकी इमेज ये आ रही है सिंगल, और ये इमेज बेसिकली कहाँ बिलोंग करिए? रियल नंबर में बिलोंग करिए। इट बिलोंग्स ऑन टू रियल लाइन। क्लियर? ये इमेज रियल नंबर होगा। देखो x1 रियल है, y3 रियल है, x2 रियल है, y4 रियल है, तो ये पूरा एक रियल नंबर आने वाला है। तो हमारा जो बाइलिनियर मैप है, बाइलिनियर मैप है, बाइलिनियर मैप कहाँ से कहाँ है बेटा? R4 क्रॉस R4 टू कहाँ है बेटा? R में। क्लियर? लेट ए डिनोट द मैट्रिक्स ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ R4। समझ गए? मैट्रिक्स बाइलिनियर से लेना देना नहीं है उन्हें। उन्हें क्या देख रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? वो ये पूछ रहे हैं कि बी के करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकालो। अब R4 का स्टैंडर्ड बेसिस आपको आता है? क्या होता है R4 का स्टैंडर्ड बेसिस? अगर R4 के स्टैंडर्ड बेसिस की बात करेंगे तो क्या होता है? इट इज इक्वल टू व्हाट? S इज इक्वल टू व्हाट? E1 E2 E3 और E4। व्हाट इज E1 बता सकते हैं आप? 1 0 0 0, फोर टपल है। व्हाट इज E2? 0 1 0 0। व्हाट इज E3? इट इज 0 0 1 0। व्हाट इज E4? इट इज 0 0 0 1। ये चार एलिमेंट्स मिलके इसका बेसिस बनाते हैं, क्योंकि चारों एलिमेंट्स का जो सेट है S, वो क्या है बेटा? दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। S Li भी है, और क्या है? लीनियर स्पान ऑफ S किसके बराबर है? R4 के बराबर, राइट। इसी को हम स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं। तो जब भी आप R4 का स्टैंडर्ड बेसिस ये है E1 E2 E3 4, R3 का स्टैंडर्ड बेसिस अगर करेंगे, आप समझिए स्टैंडर्ड बेसिस अपने को पता होना चाहिए। R3 का क्या है? 1 0 0। E2 क्या है? E1 का मतलब है, इसका मतलब क्या है? ओनली फर्स्ट कोऑर्डिनेट हैविंग 1 एंड रेस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स आर 0। E2 explains what? Only second coordinate is 1 and rest of the coordinate is 0. What about E3? Third coordinate is 1 and rest of the coordinates are, जल्दी बता दो, 0। ये R3 का स्टैंडर्ड बेसिस है। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? समझना ही पड़ेगा ना, और तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो आप B जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? B आपको दिया गया है, स्टैंडर्ड बेसिस दिया गया है, उसके करेस्पॉन्डिंग आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल लेते। पूरा थ्योरी वही काम कर रहा है, आप समझ रहे हैं? लीनियर अलजेब्रा हलवा है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, जब आप मैट्रिक्स आ जाएगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि उसका डिटरमिनेंट 0 है या नहीं, 1 है या नहीं, या सारे एलिमेंट्स के लिए बी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, या एक्स R4 का कोई एलिमेंट मिल रहा है नहीं। मतलब कहने का मतलब ये बेटा, हम ऑप्शंस को बाद में पढ़े, पहले समझ लें सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में फिर दोबारा से वही लीनियर स्पान काम कर रहा है, मैट्रिक्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बोलो हाँ या ना, बोलो। और वेक्टर स्पेस तो सब जगह है, वेक्टर स्पेस तो ऐसे है जैसे कि सब जगह पनीर रहता है ना, वैसे ही वेक्टर स्पेस है लीनियर अलजेब्रा में, है ना। और ये फील्ड पे काम कर रहा है मैक्सिमम। आप देखिए संयोग ये है, आप देखिए 2025 के 3 सवाल है, 3 सवाल सही होने का मतलब समझते हो नेट पास होना, और गलत होने का मतलब समझते हो दोबारा से तैयारी शुरू कर देना। अगर लीनियर अलजेब्रा के ठीक से सवाल आ जाएं अपने को, और हलवा सवाल है, इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। बेसिक कंसेप्ट शुड बी क्लियर। बेसिक कंसेप्ट का मतलब जो सिलेबस में दिया गया है उसको हमें ठीक से तैयार करना ही पड़ेगा। और देख, अब ये जल्दबाजी होगी 3 क्वेश्चंस के आधार पर करना, आगे क्वेश्चंस अपन और देख सकते हैं। और देखें क्वेश्चंस, देखिए ये देखिए, लेट ABC R, ओ कितना हलवा सवाल, R3 का दे दिया। और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट विद रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, then row space the matrix A, if ABC are all integer, then what is the smallest possible value of A plus B plus C, mod A plus B plus C. Again we are applying the same concept here in order to prove what, in order to prove linear transformation, matrices, और यहाँ पे एक कंसेप्ट और आ गया है, इनर प्रोडक्ट स्पेस। मतलब आप ये समझ गए होंगे 4 सवाल से, इनर प्रोडक्ट स्पेस ये भी कंसेप्ट आ गया है। आप ये 4 बातें समझ गए होंगे कि किसी एक टॉपिक को केवल तैयार करने मात्र से हमारा सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। यही चिंता का कारण है, यही हमारी असफलता का कारण रहता है कि हम केवल एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, बाकी टॉपिक्स को नहीं देखते हैं, फिर हम क्वेश्चंस वहां डील नहीं कर पाते। लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट टफ। मैं इसे टफ नहीं बोलता हूं, टफ ये बोलता हूं कि अगर आपका मान लीजिए एक कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, ये आपका 100 बाई 100 का मैट्रिक्स है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसे टफ बोलते हैं। इजी है 2/3 का मैट्रिक्स है, कैलकुलेशन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। व्हाट इज बेसिकली दे रिक्वायर द कंसेप्ट, वेदर कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट, और आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन इज हियर। आप देखिए 5th, लेट A इज इक्वल टू दिस, ABC इक्वल टू 1, इफ B इक्वल टू दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। B इक्वल टू क्या, A प्लस A स्क्वायर प्लस AQ। आप क्या कर लीजिए, इसको कैली हैमिल्टन अप्लाई कर लीजिए, कैली हैमिल्टन से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल लीजिए और आगे बढ़ जाइए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपको इससे संबंध, कैली हैमिल्टन का एक यूज ये भी है बेटा कि जो हायर पावर होते हैं, हायर पॉलिनोमियल होते हैं, उनको अपन किस में कर देते हैं, हायर पावर्स को वो काय में कन्वर्ट कर देता है, वो लीनियर में कन्वर्ट कर देता है, लीनियर पावर्स में कन्वर्ट कर देता है। हायर पावर्स आर कन्वर्टेड इनटू लीनियर पावर्स। कैली हैमिल्टन का ये अच्छा है, एप्लीकेशन है। तो जब भी आप इसका पॉलिनोमियल देखते हैं, किसमें देखते हैं, या पॉलिनोमियल देखते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो डेफिनेटली यू हैव टू चेक वेदर कैली हैमिल्टन थ्योरम इज एप्लीकेबल और इट इज नॉट एप्लीकेबल। 25 की सवाल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, आप ही बताइए अब 3/5 मैट्रिक्स विद इंक्रीज क्यू, वेक्टर स्पेस V इज इक्वल टू 0, कंडीशन दे दी है इन्होंने। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रियल 3 डायमेंशनल, यानी इसके बेसिस में एलिमेंट कितने हैं, डायमेंशन ऑफ V कितना है, जल्दी बोलो, 3, बैक टू। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, स्टेटमेंट की बात हम कर सकते हैं। हमको क्या चाहिए, हमको वेक्टर स्पेस पढ़ा होना चाहिए, हमको मैट्रिक्स पढ़ा होना चाहिए, हमको लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के क्वेश्चंस पढ़े होने चाहिए। अगर हमारी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है लीनियर अलजेब्रा के, तो डेफिनेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इन ए इजी मैनर। अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। क्यों, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है तो बड़ा मुश्किल होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, नेट में कैलकुलेशन बहुत भारी भरकम नहीं होते हैं। क्या भारी भरकम होता है, केवल कंसेप्ट को अप्लाई करना। तो ये क्वेश्चन में कितने कंसेप्ट लग रहे हैं आप बता रहे हैं, डायमेंशन भी लग रहा है, वेक्टर स्पेस भी लग रहा है या नहीं लग रहा, बोलो, आप ही बोलेंगे, मैं तो बोलूंगा ही नहीं, क्वेश्चन ही बोलेगा। प्लस और क्या लग रहा है, 3 यानी मैं, और बाकी करेक्टरिस्टिक्स, इन सब की करेक्टरिस्टिक्स।
समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। मैं 10-15 क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करता हूं, देन वी विल arrive at a conclusion in what manner we have to study the syllabus. We will classify the syllabus into 2 or 3 parts, then we will study thoroughly, intensively, and then we are able to apply the concept of one part to another part to one. Are you getting or not? Yes. So this is the, let V with the R vector 5 by 5 real matrices है। S क्या है? AB minus BA, and W is the subspace of B spanned by S. T V2R with a linear transformation mapping a matrix A to its trace. और क्या है? अगर T के तहत मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का अपने को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो क्या निकालेंगे? ट्रेस ऑफ ए। रियल नंबर है, कहां से कहां है? वेक्टर स्पेस से आर में डिफाइन है। मतलब मैट्रिक्स का नेचर समझ रहे हैं? अगर मैं टी की वैल्यू टी की इमेज निकालू 1 5 by 5 का है, 1 0 0 1 2 1 5 3 1 5 4 3 2 4 6 1 7 8 9, ये है 5 by 5 का। अब इसका ट्रेस देख लीजिए, इनका सम देख लीजिए, कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 + 3 5 5 8 13 13 + 9 22। तो टी इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 22। रियल इमेज आ रही है। ट्रेस से अपन इसको क्या कर रहे हैं? मैप कर रहे हैं। ट्रेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग? W इज द कर्नल ऑफ T, नॉट सबसेट, कर्नल T इज इक्वल टू W। W क्या है? सब स्पेस है, स्पैन्ड बाय, यानी W इज बेसिकली लीनियर स्पैन ऑफ S। एस क्या है? ए बी माइनस बी ए। अब आप कोई भी दो मैट्रिक्स लेंगे ए बी, तो ए बी निकाल लीजिए माइनस बी ए निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? इससे जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे इसके, वो क्या है? दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन विल स्पैन डब्ल्यू। आर यू गेटिंग नॉट? तो अगेन वी आर अप्लाइंग द सेम कंसेप्ट, वेदर लीनियर स्पैन क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट क्या है, बेसिस क्या है, डायमेंशंस क्या है। अगर ये चीज़ें हमारी क्लियर हैं, कर्नेल क्या है, अगर ये चीज़ें हमारी, कर्नेल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कर्नेल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अपन जानते हैं ना, कर्नेल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ए कर्नेल ऑफ फंक्शन, कर्नेल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ऐसे सारे मैट्रिसेस सच दैट टी इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी वो सारे मैट्रिक्स आ जाएंगे जिनके ट्रेस 0 है, वो कर्नेल में आ जाएंगे। आप पढ़े ना कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म वगैरह वगैरह। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि अगर हम सारे कंसेप्ट मैथमेटिक्स के अप्लाई कर पा रहे हैं तो हम इन सवालों को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अगेन वी हैव द सेम क्वेश्चन, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी टू? इफ ए एंड बी आर अपर ट्रायंगुलर देन एम इज डाय। अब देखो इसमें नीचे वाला पोर्शन आ गया है काय का, ये भी 2025 का ही है। इसमें कौन सा पोर्शन आ गया सिलेबस का? वो डायगोनलाइजेबल वाला, डायगोनलाइजेबल वाला पार्ट आ गया है। डायगोनलाइजेबल ओवर आर का मतलब यहाँ पे हम लोग सारा का सारा रियल फील्ड पे ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? तो जब तक अपन सारे क्वेश्चन, अगर अपन क्वेश्चंस देखेंगे तो घबराने की जरूरत है, अरे राम ये क्या आ गया, लेकिन सारे क्वेश्चंस में सेम कंसेप्ट क्या हो रहा है? एप्लीकेबल हो रहा है। अगेन यू कैन चेक दिस क्वेश्चन। आप बता दीजिए क्या है? इनर प्रोडक्ट है, बेसिकली इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट ये सवाल आ गया। ये भी कब आया है? मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन सबसे पहले रखे हैं। ये भी कब आया? 2025 में, फरवरी वाले में। तो देखो लीनियर अलजेब्रा का कितना वेटेज है। इनर प्रोडक्ट के सवाल है, इनर प्रोडक्ट के सवाल जनरेटेड बाय एस, अगेन जनरेटेड बाय, भले ही इनर प्रोडक्ट है लेकिन लीनियर स्पान ऑफ एस क्या है? वी। आपको लीनियर स्पैन, डायमेंशन, बेसिस, इसके सवाल सॉल्व करने ही पड़ेंगे। अगेन ये आपका कंसिडर द क्यू वेक्टर। यहाँ देखिए, यहाँ क्यू वेक्टर स्पेस का मतलब समझ रहे हैं? अभी तक जो कोफिशिएंट ले रहे थे वो रियल नंबर के ले रहे थे, अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट ले रहे हैं वो काय के ले रहे हैं बेटा? ए बी सी डी, काय के? रेशनल नंबर्स के ले रहे हैं। काय के ले रहे हैं? रेशनल्स के। रेशनल जानते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? पी ओवर क्यू, वेयर पी इंटीजर होता है, क्यू इंटीजर होता है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, राइट। और रियल नंबर क्या होता है? इट इज द यूनियन ऑफ क्यू एंड क्यू डैश। तो दिस इज द क्यू इज आल्सो द फील्ड। बिना फील्ड के हम वेक्टर स्पेस डिफाइन नहीं कर पाएंगे।
अगर फील्ड को अपन रिंग से रिप्लेस कर देते हैं तो वेक्टर स्पेस नहीं होता, वो मॉड्यूल हो जाता है। मॉड्यूल यहाँ नेट में नहीं पूछते, जब आप हायर स्टडी में जाएंगे या रिसर्च वगैरह करेंगे तो वहाँ पे आपका एप्लीकेबल होगा। बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? इमेज ऑफ एफ इज वन डायमेंशनल ऑफ वेक्टर क्यू वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ कर्नल एफ इक्वल, ये सारे ऑप्शंस मतलब हमको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने पहले सवाल आपको सॉल्व करके बताया, सेम वी कैन सॉल्व, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस हमको सारे कंसेप्ट आने चाहिए। अगेन देखो अगला सवाल देख लो, ए एंड बी दिया है डायगोनलाइजेबल। देखो नेट की खास बात क्या है, यहाँ वो उन्होंने भारी भरकम एंट्रीज नहीं दी हैं कि 10 15 20 25 35 10 15 इस तरह से नहीं दिया, 0 1 में ही बोल जा रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन करवाना उनका उद्देश्य नहीं है। हाउ कैन यू फाइंड द कंसेप्ट विच इज एप्लीकेबल हियर। आपको क्या करना है, पहले तो वो थ्रस्ट एरिया फाइंड आउट करना है कि यहाँ से सवाल आया है, फिर ये भी देखना है ये कंसेप्ट को यूज करके हम रिजल्ट पे आ सकते हैं, निष्कर्ष पे आ सकते हैं। अगेन वी कैन चेक, कुछ मैंने बहुत सारे सवाल इसमें लिस्ट किए हैं। ये अगेन इट इज द पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3, इट इज आल्सो द वेक्टर स्पेस। ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये बिल्कुल वैसा ही है 2025 में, डी एफ इज द एम एफ इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स इंटू डी एफ, यही दिया है ना, बोलो। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मान लीजिए हमने कहा v, आप f कोई फंक्शन ले लीजिए, बताइए 3 डिग्री का, 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x, इस तरह का सवाल अपने पहले भी किया है ना, प्लस 1। अब अपने इसका m के तहत इमेज निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो x से मल्टीप्लाई कराओ प्लस इंटू डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 6x² प्लस 8x प्लस 5, यही होने वाला है, बोलो हाँ है ना, s से मल्टीप्लाई करा दो, देन इट बिकम 6x³ प्लस 8x² प्लस 5x। तो कहने का मतलब है कि ये इसकी इमेज आ गई। अब इसका स्टैंडर्ड बेसिस कोई बता सकता है, अपन ने देखा होगा 1x x² और क्या x³, इट इज द स्टैंडर्ड बेसिस, और इस स्टैंडर्ड बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। आर यू गेटिंग नॉट? तो सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल हियर। अगेन M2R, तो अगेन इट इज आल्सो द सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर अप्लाइंग द कंसेप्ट हियर। तो कहने का मतलब ये, अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ये सब कैसे, जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ टी आ जाता है तो आप उसका मैट्रिक्स निकालिए, कैली-हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करिए, कैली-हैमिल्टन थ्योरम से आपका मैट्रिक्स जैसे ही आएगा तो उसका डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट और ट्रेस आपके आराम से निकल जाएंगे। समझ गए? तो बहुत सारे सवाल मैंने यहाँ पे लिस्ट किए, मुझे लगता है कि आप सारे सवाल देखिए, ये भी देख लीजिए, आप ये भी देख लीजिए, 10/10 का रियल मैट्रिक्स है, बट स्टिल नथिंग इज देयर। रैंक ऑफ ए विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे R10 समझ रहे हैं, R10 क्या नहीं है, R10 क्या है, इट इज द 10 टपल, क्या है ये 10 टपल, 10 टपल, तो A1 A2 A3 and so on A10, this is the 10 tuple. Are you getting or not? Clear? This is again a आइगन वैल्यू से रिलेटेड सवाल आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम जितने सवाल यहाँ पे एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, हम ये समझ पा रहे हैं कि हम सिलेबस को किस तरीके से पढ़ें। कंसेप्ट वही हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बस उसको हम अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो लीनियर अलजेब्रा की शुरुआत हम लोग कर सकते हैं, और फिर कंसेप्ट पढ़ने के बाद अपन हर साल के क्वेश्चंस को अलग अलग डिस्कस कर सकते हैं। कंसेप्ट और अलग अलग डिस्कशन के बाद फिर हम इस निष्कर्ष पे आएंगे कि लीनियर अलजेब्रा से कोई भी सवाल आएगा हमारा नेट में नहीं छूटेगा। लीनियर अलजेब्रा अगर आप ठीक से सॉल्व कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या रहने वाली है। ये आपका मतलब ये राजपथ है नेट क्लियर करने का, क्योंकि वो भारी भरकम नहीं है। जितना समय आप टोपोलॉजी में लगाएंगे, जितना समय आप रियल एनालिसिस में लगाएंगे, फंक्शन एनालिसिस में लगाएंगे, तो हो सकता है वहाँ से सवाल होने की संभावना कम है, लेकिन ये लीनियर अलजेब्रा से तो सवाल होना ही होना है। देखिए अगेन सेम इज देयर, सेम कंसेप्ट इज देयर, सेम कंसेप्ट इज देयर, नथिंग इज डिफरेंट। कहने का मतलब है डिफरेंट सिर्फ ये है कि हमारा एटीट्यूड, हमारा जो देखने का नज़रिया है वो हमें वो एमएससी से थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हमको भारी भरकम प्रूफ नहीं पढ़ने हैं, हमको केवल थ्योरम के स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो पढ़ने हैं, डेफिनेशंस पढ़ने हैं, बस इतना पढ़ना है। एक तरह से ये पढ़ता है, एक तरह से ये तैयारी बहुत आसान भी है।
आपको कोई भारी भरकम प्रूफ नहीं लिखना, जैसे आप लोग एमएससी में लिखते थे ना कि स्टेट एंड प्रूफ कैली हैमिल्टन थ्योरम। अब आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, फिर प्रूफ लिख रहे हैं, सपोज ये इज ए मैट्रिक्स, और 3-3 पन्ने का प्रूफ लिख रहे हैं, फिर आप भूल रहे हैं। कई बच्चे इसमें बहुत अच्छे होते हैं, फुल स्टॉप कॉमा तक लिख के लाते हैं एकदम, और एकदम ग्रेड आ जाता है उनका 9.5 9.2, लेकिन वो कंसेप्ट थ्योरम के स्टेटमेंट याद नहीं रख पाते, उनको अप्लाई नहीं कर पाते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस निष्कर्ष पे आ गए अब कि हम पाठ्यक्रम को किस तरह से पढ़ें। मैंने एक सवाल आपके सामने सॉल्व किया, बहुत सारे सवाल सॉल्व करने के लिए अलग अलग कंसेप्ट का अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि जब भी मैं कंसेप्ट डील करूं आपके साथ, मेरा प्रयास रहेगा कि किसी भी कंसेप्ट को समझना है, किसी थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखना है, और उसके एप्लीकेशन भी साथ में बताता चलूंगा कि यहाँ अप्लाई हो सकता है, यहाँ अप्लाई हो सकता है। तो जब भी अपन सवाल देखते हैं तो उन सारी चीज़ों को अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने के लिए अब आप समझ गए होंगे क्या करना पड़ेगा अपने को। लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने के लिए और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो क्या करना पड़ेगा, बताइए, आप ही जवाब दीजिए। हमको अब पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प है नहीं। तो लीनियर अलजेब्रा को पढ़ें कैसे, किताबें आपके पास हैं, पढ़ें कैसे। पहले लीनियर अलजेब्रा डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहले फील्ड आना चाहिए। अगर आपको फील्ड नहीं आता है तो आप इसको नहीं पढ़ सकते, नंबर 1। अब आप सोचेंगे फील्ड आने के लिए आपको रिंग आना चाहिए। रिंग आने के लिए आपको क्या आना चाहिए, जल्दी बता दो। ग्रुप आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ग्रुप की प्रॉपर्टियां सब आपको आता होगा, हम तो रिकॉल करें। और ग्रुप आने के लिए आपको क्या आना चाहिए, जल्दी बता दो। बाइनरी यानी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर समझेंगे तभी तो आप ग्रुप को समझ पाएंगे। मैं हायरार्की में ऊपर से नीचे चल रहा हूँ, और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक तो सेट भी आना चाहिए प्लस बाइनरी ऑपरेशन भी आना चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है इसका, जल्दी बता दो। सेट एंड बाइनरी ऑपरेशन। सेट, देन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, देन ग्रुप, देन रिंग, देन फील्ड। उसके बाद अपन फील्ड जैसे ही आ जाएगा तो इस फील्ड पे हम लोग वेक्टर स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वी कैन डिफाइन वेक्टर स्पेस ओवर एफ। तो आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज फील्ड, कोई भी बता सकता है, कोई खास बात नहीं है। तो एस कोई भी सेट है, सेट जल्दी से लिखते हैं कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ, जल्दी बोलो, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, इसको सेट बोलेंगे। व्हाट इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कैसे, क्या मतलब इसका। वेल डिफाइंड एक रूल है बेटा, जिससे हम ये डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। क्या डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि वेदर गिवन ऑब्जेक्ट, गिवन ऑब्जेक्ट, गिवन ऑब्जेक्ट is a member of our collection or not, is a member of our collection or not, ये डिसाइड करते हैं। हर कलेक्शन सेट, कलेक्शन और नॉट, हर कलेक्शन सेट नहीं होता है। बोलो हाँ, क्लियर है। जैसे मैंने कहा कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, मैंने कहा इंटेलिजेंट, और मुझे कहा गया, क्या कहा गया मुझे, इंटेलिजेंट में मुझे कहा गया, मेरे डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि आप 5 इंटेलिजेंट बच्चों के नाम मुझे दे दीजिए ताकि हम उन्हें किसी विशेष फंक्शन में सम्मानित कर पाएँ। मैंने कहा ठीक है, दे देता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ। मैंने 5 इंटेलिजेंट बच्चों में दे दिया, मैंने दे दिया 1 2 3 4 5। मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो लगेगा कि मेरा नाम नहीं आ रहा है, मेरा आ रहा है। 5 बच्चे इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है। जैसे ये बात 6वें बच्चे को पता चली, उसने कहा सर मैं भी इंटेलिजेंट हूं। मैंने कहा कैसे इंटेलिजेंट हो, सर मैं गाना अच्छा गाता हूं। मैंने कहा गाना गाना कोई, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, इंडियन आइडल में जाऊंगा आप भी नहीं मिल पाओगे मुझे, बम्बई में रहूंगा तो मैंने कहा तुम भी इंटेलिजेंट हो, चलो मैंने 6वां भी शामिल कर लिया। फिर एक और आए, उन्होंने कहा सर हम भी इंटेलिजेंट है। बोले कैसे, बोले हम बास्केटबॉल खेलते हैं। फिर एक ने कहा आप भी, बोले हम भी इंटेलिजेंट है। बोले कैसे, बोले हम जब भी कॉलेज में फंक्शन, एथलेटिक्स अच्छे हैं, दौड़ अच्छी करते हैं। तो हर बच्चा अपनी अपनी क्वालिटी बताने लगा, और मैंने एक से लेकर के डॉट 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 सारे 50 बच्चों के नाम लिख लीजिए, 49 के लिख लीजिए, 50 में आया। सर आप हमें शामिल कर रहे हैं या नहीं, हम आपको देख लेंगे, धमकी देने लगा। समझिए हम भी इंटेलिजेंट हैं।
और आमिर खान साहब ने तो इस पर मूवी बना दी, क्या, तारे जमी पे, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। हर बच्चा इंटेलिजेंट है। आर यू गेटिंग नॉट? अब हम समझ नहीं पा रहे हैं किसको इंटेलिजेंट माना है, किसको इंटेलिजेंट नहीं माना है, क्योंकि इंटेलिजेंट टर्म वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन है क्या है? मैं कह सकता हूं कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है, कैसे? तो किसी शक्ल पे थोड़ी लिखा है। मैंने इंटेलिजेंट को डिफाइन, और मुझे एकदम डांट पड़ गई, बोले 50 लोगों को अगर प्राइज देना है तो फिर नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत क्या थी? मैंने डिफाइन किया, ए स्टूडेंट इज सेड टू बी इंटेलिजेंट ए मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज मोर देन 85% इन द प्रीवियस क्लास। जैसे ही मैंने ये डिफाइन कर दिया, मैंने कहा जिनके 85% से ज्यादा नंबर है उन्हीं को इंटेलिजेंट बोलेंगे, बाकी को नहीं बोलेंगे। अब एकदम उथल पुथल मच गई। कई लोग तो कहे अरे सर हम इंटेलिजेंट, हम तो चले गए। हम क्या कर सकते हैं? जैसे स्टूडेंट आया सर हमारा नाम इंक्लूड करो, तो हम क्या कर सकते हैं? प्लीज show your mark sheet. If your marks is greater than 85, then your name can be included, otherwise your name cannot be included. लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। जब हम इस तरह से डिसाइड कर देते हैं उसको वेल डिफाइन बोलते हैं। तो जॉर्ज कैंटर ने सबसे पहले तो यही कहा था कि सेट इज ए ओनली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन जॉर्ज कैंटर की बात को नहीं माना, आगे चल के डेफिनेशन गलत हो गई और देखा कि नहीं कुछ और होना चाहिए। तो वेल डिफाइन मतलब स्पेसिफाई। हम कैसे लिखते हैं? ये सेट है, आपने देखा होगा एक्स दैट एक्स सेटिस्फाई दी प्रॉपर्टी पी। आपने जितने भी वेक्टर स्पेस देखे होंगे, वेक्टर स्पेस में आपने देखा, देखो सेट ही तो है। ऐसे जो A0 A1 x A2 x स्क्वायर, और साइड में लिखा है, मैंने अभी सवालों में डिस्कस किया था, A0 A1 A2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? क्यू में बिलोंग कर रहे हैं। कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? अगर क्यू वाला है तो आर वाला नहीं आएगा भाई इसमें। अगर आर में बिलोंग कर रहे हैं तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, एलिमेंट और उसकी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी। वृंदावन में रहेंगे तो राधे राधे कहेंगे, राइट? अगर एलिमेंट यहां होगा तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। यानी सेट होने का मतलब समझते क्या है? इसमें V में कोई भी कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, V का हर एलिमेंट कम से कम एक कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अगर A सेट है, इफ A इज ए सेट, इफ A इज ए सेट, तो इसकी खास बात क्या होगी? खास बात पता है क्या होगी? एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्या करेगा? शुड सेटिस्फाई एटलीस्ट वन कॉमन प्रॉपर्टी। बोलो हाँ या ना? एक कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। समझ गए? जैसे मैंने कहा सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स क्लास, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मध्य प्रदेश से बाहर के हो या अंदर के हो, डजेंट मैटर, सब में कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी? कि सब एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर गणित के छात्र होंगे। ये सेट की खास बात होती है। जैसे ही अपन ने सेट डिफाइन कर लिया, लेट जी बी ए सेट, मैंने एक ऑपरेशन डिफाइन की। ऑपरेशन क्या होता है? ये फंक्शन होता है, कहां से कहां? जी क्रॉस जी से जी, जी क्रॉस जी से जी। आप जी क्रॉस जी में एलिमेंट कैसे होंगे? जी क्रॉस जी में एलिमेंट कैसे होंगे जल्दी बता दो? ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप के। पहला एलिमेंट का है? जी का। दूसरा का है? जी का, राइट? तो फंक्शन अपन ने कहां डिफाइन किया? ये सेट अपन ने ले लिया जी क्रॉस जी, और ये भी सेट ले लिया अपन ने जी। तो कहां से कहां डिफाइन है? जी क्रॉस जी से जी में डिफाइन है फंक्शन। मतलब आप जी के कोई भी दो एलिमेंट लोगे, मैंने कहा स्टार ऑफ ए बी, स्टार इमेज ऑफ ए बी, मान लो ये सी आ रही है, तो सी भी कहां जाना चाहिए जल्दी बताओ? जी में जाना चाहिए। समझ गए? स्टार कोई भी ऑपरेशन है, स्टार कोई भी ऑपरेशन है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि जी के कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उनकी इमेज निकालो, तो कहां जाएगी? हम इसको क्या बोलेंगे? देन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। आप समझेंगे सर आप कैसे पढ़ा रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमारे गुरुजी तो बताते थे कि जी के कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उनको ऑपरेट करो, रिजल्ट भी उसी में आना चाहिए। वो बेसिकली फंक्शन ही तो है। अब स्टार ऑफ ए बी लिखने में हमें शर्म आने लगी। शर्म मतलब हम नोटेशन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो हम इसको क्या लिखने लगे? ए स्टार बी लिखने लगे। और ये क्या हो गया? सी, ये काय में बिलोंग कर रहा है? जी में। तो अगर कोई ऑपरेशन है जो इस तरह से सेटिस्फाई हो रही है कि जी के कोई भी दो एलिमेंट्स लो, उनको आपस में ऑपरेट करो, तो जो नया एलिमेंट है वो भी कहां जाना चाहिए? जी में जाना चाहिए।
अगर वो जी में जा रहा है नया एलिमेंट भी, तो हम बोलेंगे स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा कि अगर ए बी बिलोंग टू जी, वट एवर ए बी बिलोंग टू जी इंप्लाइज ए स्टार बी, ए बी कहां जाना चाहिए? जी में, देन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोलेंगे इसको? बाइनरी ऑपरेशन ऑन, जल्दी बोलो, ऑन, कहां? ऑन जी। समझ गए बात को, हाँ या ना? जैसे सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर जानते हैं क्या होगा? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। इस पे क्या बाइनरी ऑपरेशन है? प्लस बाइनरी ऑपरेशन है। कोई भी दो इंटीजर लेंगे, ए आई का एलिमेंट है, वी आई का एलिमेंट है, तो ए प्लस बी भी का एलिमेंट है। कोई भी दो इंटीजर का एडिशन करेंगे तो नया इंटीजर ही बनेगा। तो प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आई, प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। हम लोग वेक्टर स्पेस डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन आई। क्लियर, हाँ या ना? प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आई। क्या डिवीजन इस पे बाइनरी ऑपरेशन है? किसी का सर है ना, अगर 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 2, ये भी तो इंटीजर में जा रहा है। अगर किसी ने कहा 6 को 2 से डिवाइड करोगे, रिजल्ट क्या आ रहा है? 3, ये भी तो इंटीजर में जा रहा है। मैंने कहा ये तो कुछ एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 2i में है, 3i में है, तो इंप्लाइज 2/3i में नहीं होगा। मतलब दो एलिमेंट्स को ले रहे हैं, अगर उनको ऑपरेट कर रहे हैं तो नया एलिमेंट आई में नहीं जा रहा, इसलिए डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आई। तो कोई ऑपरेशन किसी सेट पर बाइनरी ऑपरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर प्लस इस पर बाइनरी ऑपरेशन है तो ये सेट टुगेदर बाइनरी ऑपरेशन आई प्लस, इसको अपन बोलने लगेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। समझ गए बात को, हाँ या ना? तो आई विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन is not a algebraic structure, not an algebraic structure। ये algebraic structure नहीं है, नहीं है। समझ गए बात को? क्योंकि डिवीजन उस पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं, तो बाइनरी ऑपरेशन होना जरूरी है। बाइनरी ऑपरेशन होना इसको जरूरी है। समझ गए बात को, हाँ या ना? तो अपन देखेंगे अपने पास जो बेसिक ऑपरेशंस थी वो कितनी होती हैं। बेसिक ऑपरेशन अपने पास 4 थी, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। अपने ऐसी टेबल बना लेते हैं, आपको हमेशा क्लियर हो जाएगा। सेट क्या है आपने? नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और रियल नंबर, राइट। जो ऑपरेशन जिस पर बाइनरी ऑपरेशन होगी, बाइनरी ऑपरेशन समझ गए कि आप उस सेट के 2 एलिमेंट लीजिए, उन्हें ऑपरेट करिए, नया एलिमेंट भी उसी सेट का होना चाहिए। अगर आपने ए एन का लिया है, बी एन से लिया है, तो ए प्लस बी भी काय में होना चाहिए? जल्दी बोलो, एन में होना चाहिए। अब देखो डिफरेंट कलर ले लेते हैं, बताओ क्या प्लस एन पर बाइनरी ऑपरेशन है? 2 नेचुरल नंबर का सम करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, यस। माइनस नहीं है, क्योंकि 2 तो एन में है, 3 एन में है, लेकिन 2 - 3 -1 जो एन में नहीं है। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं है, ये डिवीजन नहीं है, ये है क्या? मल्टीप्लिकेशन है। 2 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% वो क्या होगी? बाइनरी ऑपरेशन होगी। बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? आई में देखो प्लस है क्या, माइनस है, 2 इंटीजर का डिफरेंस, डिवीजन हाँ है, मल्टीप्लिकेशन। क्यू में देखो क्या प्लस है, अगर है, बताओ डिवीजन, बताओ है हाँ या ना? है डिवीजन? कई लोग कह देते हैं सर है, मैं कहता हूं नहीं है,
क्यों नहीं है डिवीजन? क्योंकि अगर 2q का एलिमेंट है, 0q का एलिमेंट है, तो 2/0q में नहीं जाएगा। 2/0 का मतलब भगवान इंफिनिटी आ जाएगा। यानी डिवीजन वहां बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता जहां जीरो होता है, समझ लो। आपको डिवीजन को अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन बनाना है तो ये नहीं होगा, ये मल्टीप्लीकेशन तो होगा। सेम प्रोसेस हियर, प्लस है माइनस है, डिवीजन नहीं होगा क्योंकि जीरो आ रहा है। तो इसलिए डिवीजन कहां बाइनरी ऑपरेशन होगा? डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन होगा Q0 पे। Q0 का मतलब Q में से अपन जीरो घटा दो, राइट? इट इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन R0। हम R में से क्या घटाते हैं? जीरो हटा दें। आर यू गेटिंग नॉट? तो Q0 R0 ये बाइनरी ऑपरेशन। तो जहां जीरो होगा वहां बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन नहीं होगा, ये ऑर्डिनरी है। इसके अलावा भी अपन देखेंगे, ये ऑर्डिनरी है केवल भैया, समझ रहे हैं? और भी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। ये प्लस प्लस है, हमें नहीं पता ये प्लस प्लस वो कह रहे हैं, हमको नहीं पता। ये बाइनरी ऑपरेशन है। और बाइनरी ऑपरेशन अपन ने देखा ये क्या है? ये फंक्शन है। कहां से? जी क्रॉस जी से कहां भैया? जी में। कहां है? जी क्रॉस जी से जी में फंक्शन है। बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? समझना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन अपनी जिंदगी में आप बचा नहीं। तो ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं, ये सेट है। अगली डेफिनेशन क्या होती है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। डिफाइन करेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ? ये नॉन एम्प्टी सेट, डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए भैया, प्योर में। ए नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर वन और मोर देन वन, या तो वन और मोर देन वन। क्या बेटा? बाइनरी ऑपरेशंस। वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशंस is called an algebraic structure। समझ गया बात को? अब आप देखेंगे जो ऑपरेशन जिस पे बाइनरी ऑपरेशन है उसके साथ लिखेंगे तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएंगे। अब देखो बताओ, क्या n माइनस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है? क्या n माइनस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है? आप बताओ, है क्या? नहीं है। अच्छा बताओ, i प्लस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है? यस। अब बताओ, q प्लस डॉट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है? r प्लस डॉट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है? अच्छा बताओ, r प्लस डिवीजन क्या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है? नहीं है, क्योंकि डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं। हाँ, r केवल प्लस के लिए क्या होगा? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होने के लिए क्या होना चाहिए? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होने के लिए सिर्फ इतना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? कि वो बाइनरी ऑपरेशन उस सेट पे डिफाइन होना चाहिए। अब ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो इसे ग्रुप बोल देंगे, 8 करेगा तो इसे रिंग बोल देंगे, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी 10 सेटिस्फाई करेगा, फील्ड करेगा तो 11 बोल देंगे, 11 अगर दूसरी वाली करेगा तो इंटीग्रल डोमेन बोल देंगे। फिर हम उसके बाद अपन वेक्टर स्पेस डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। समझ गया बात को? तो हमें मॉडर्न अलजेब्रा में पूरा ग्रुप थ्योरी पढ़ना है। लीनियर अलजेब्रा मॉडर्न अलजेब्रा में अंतर समझ रहे हैं? लीनियर अलजेब्रा में हम क्या पढ़ना है? वेक्टर स्पेस पे जाना है, और वेक्टर स्पेस के जाने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? फील्ड तक जाना पड़ेगा बेटा। कहां तक जाना पड़ेगा? फील्ड तक। समझ गए? और अगर अपन मॉडर्न अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं, मॉडर्न अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको ग्रुप वाली प्रॉपर्टी, यानी ग्रुप के और जितने भी कंसेप्ट हैं, ग्रुप, रिंग और फील्ड, ये सब यहां पढ़ने पड़ेंगे आपको। लेकिन फील्ड स्ट्रक्चर लेके, फील्ड को लेके हम यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं? वेक्टर स्पेस। तो आप समझो लीनियर अलजेब्रा मॉडर्न अलजेब्रा अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। फील्ड तक तो आपको मॉडर्न अलजेब्रा में जाना ही पड़ेगा, तब अपन वेक्टर स्पेस वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे क्या करना है अपने को। हमको करना क्या है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी कुछ नहीं होता। क्या होता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर? एक सेट ही होता है जिसपे कुछ बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन होते हैं, राइट? तो ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी? 4। ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी अपन डिफाइन करें जल्दी से। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट,
और स्टार भी है, स्टार भी है, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी। ये एमएससी आप कर चुके हैं, आप लोगों को इनकी डेफिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी रिकॉल, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। तो जी क्या होगा? ग्रुप होगा। कब होगा? देन जी इज सेड टू बी, जी इज सेड टू बी ग्रुप इफ नंबर 1 क्या सेटिस्फाई करे? क्लोजर एक्सियोम। यहां से समझ लीजिए, मैं क्लोजर, क्लोजर का मतलब क्या होगा? ए स्टार वी बिलोंग टू जी, वॉट एवर ए बी बिलोंग टू जी। सेकेंड वन क्या होगा? एसोसिएटिव। हमने इसकी स्लाइड भी तैयार की है ना, एसोसिएटिव इस ग्रुप की। ए स्टार वी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार वी स्टार सी। और ऐसा सभी के लिए, वाट एवर ए बी सी कहां बिलोंग करेगा बेटा? जी में, ग्रुप में। थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट? एग्जिस्टेंस ऑफ क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए, क्या मिल जाए? देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी सच दैट, कैसा मिल जाए? ए स्टार ई बराबर का के, ए इज इक्वल टू व्हाट? ई स्टार ए। क्लियर? वेरी नाइस। व्हाट इज फोर्थ वन? फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। तो क्या है? फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, इसका एक इनवर्स मिल जाए, बी ऐसा मिल जाए कि अगर हम ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या हो जाए? ई हो जाए, इज इक्वल टू क्या हो जाए? बी। ये क्या है पता है? बी इज कॉल्ड इनवर्स, इसे ए इनवर्स इज इक्वल टू बी लिखते हैं। ये ए की पावर -1 नहीं है, इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू बी। इनवर्स का मतलब होता है दो रूममेट और दोनों अगर कमरे में साथ में रह रहे हैं और रिजल्ट दोनों का फेल आ रहा है। आर यू गेटिंग नॉट? अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसे ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे ग्रुप बोलेंगे। और अगर ये पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर ले, ए ग्रुप जी स्टार इज सेड टू बी अवेलियन, अवेलियन बोलेंगे अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करे? सेटिस्फाई करे। ए स्टार वी स्टार इज इक्वल टू वी स्टार ए, वाट एवर ए वी बिलोंग टू जी। तो ये अवेलियन प्रॉपर्टी होने के लिए कितनी? 5 प्रॉपर्टी एक ऑपरेशन के। अब तो एक ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो कितनी होती है बेटा? 5 ही होती है एक ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। बाकी प्रॉपर्टी हम दूसरे ऑपरेशन के लिए, तो ग्रुप अवेलियन ग्रुप फिर अपन डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। रिंग, फील्ड, इंटीग्रल डोमेन। स्टडी मटेरियल भी हमारे पास है जिसको अपन कोशिश करेंगे पढ़ने की। सिलेबस जहां देखा था, देखिए ये आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए लेफ्टर एंड वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, यहां अपन डिफाइन करेंगे चीजों को। और क्या कर सकते हैं, यहां हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमने इस तरह से डिफाइन करने का प्रयास किया। ये मटेरियल आपको मिल जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमको उन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। भारी भरकम थ्योरम्स अपने को प्रूफ नहीं करनी है, हमको केवल कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है। कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ग्रुप, रिंग, फील्ड, और उसके बाद अपन वेक्टर स्पेस। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लीनियर अलजेब्रा वेक्टर स्पेस तक पहुंचना। ये हम लोगों ने किया भी है। वेक्टर स्पेस डेफिनेशन भी मैंने आपके लिए लिखी दी है यहाँ पे, और ये वेक्टर स्पेस की कंडीशंस भी मैंने लिखी दी हैं। और ये सारी कंडीशंस अपन चेक करेंगे। फिर उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे, थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स देखेंगे। और जैसे हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मैंने आज पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, इन द सेम मैनर वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जाम। एमपीपीएससी का पेपर तो हलवा है, नेट का पेपर थोड़ा कठिन भी है। यहाँ तो डायरेक्ट ही सवाल पूछ लेते हैं, सीधे सीधे।
बताइए डायमेंशन ऑफ V2R कितना है, डायमेंशन ऑफ V3R कितना है, वेदर एस इज ए बेसिस और नॉट। तो अगर आप नेट के स्तर की तैयारी कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता जिंदगी में कोई एग्जाम जो मैथ से रिलेटेड है वो आप अनक्वालिफाइड हो, सारे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप पढ़िए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगली बार अपन वेक्टर स्पेस के साथ एंड सम मोर concepts and questions. Thank you so